हम लोगों ने अभी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। आज की क्लास में आप लोगों के सारे डाउट्स मैं ले लेती हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे, जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको गिवन क्या है? ओपनिंग स्टॉक गिवन है। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो ये 3 मार्कर्स में आते हैं, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है हमेशा पहले वो लिख लेनी चाहिए। ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल्स 60,000, परचेजेस 70,000, क्रेडिट सेल्स 40,000 and gross profit 33 and 1/3% on cost। हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब हमें यहां से ये पता लग गया कि हमारी टोटल सेल्स कितनी होंगी? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ठीक है। कैश सेल्स कितनी है? 60 और क्रेडिट कितनी है? 40। तो यानी कि टोटल सेल्स हो गई 1 लाख। अब 2 तरीके से मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देती हूँ, तुम्हें जो इजी लगे तुम उसे फॉलो कर लेना, ठीक है। एक तो बात ये है कि दिस इज 1/3 ऑन कॉस्ट। इफ यू रिमेंबर, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में शॉर्टकट किया था, इफ एनी प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट देन दिस विल बी इक्वल टू 1/4 ऑन कॉस्ट। याद है सबको कि अगर 1/3 ऑन कॉस्ट तो दैट प्रॉफिट विल बी 1/4 ऑन सेल्स। न्यूमरेटर को हम यहाँ ऐड कर देते हैं, 1/4 ऑन सेल्स। तो 1/4 ऑन सेल्स मतलब यहां से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया 1 लाख इंटू 1/4 25,000। हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गई, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब हमारे पास सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ये 75,000 आ गया। हमने इनको इक्वलाइज कर लिया, 75,000, ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेजेस 70,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितना आ गया? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस 75 15,000, ठीक है ना। ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। अनदर वे मैं यहां पे ले लूं कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू x/3। तो सेल्स x प्लस x/3 4x/3। तो अगर 4x/3 इज इक्वल टू 1 लाख देन x इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 3/4 75। ये यहां से भी 75 आया, यहां से भी 75 आया। एग्जाम में कुछ ऐसे मेंशन तो होते नहीं है आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। आपको जो इजी लगे, अगर शॉर्टकट याद रहता है शॉर्टकट कर लो, नहीं याद रहता है एक्स को लेके कर लो। गॉट इट? तो ये इस तरह से हो जाएगा। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
जैसे उसमें तो 33 1/3 लिखा तो हम बस 1/3 लेके भी वो भी समझा सकते हैं। 33 and 1/3% is equal to always 1/3. 25% is always equal to 1/4. 20% is always equal to 1/5. How it come? 33 को अगर हम सॉल्व करेंगे 33 99 प्लस 100 समझ गए ना, तो ये 1/3 हो जाता है इस तरह से। तो ये तीन है जो मोस्टली यूज होते हैं, जो आपको याद होने चाहिए। बाकी तो कुछ भी हो तो उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है। नोट डाउन साथ साथ करते रहो जिससे कि हम लोग सारे क्वेश्चंस फटाफट से कर पाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यू बुक का है 9th और ओल्ड बुक का है 10th। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार बता देती हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जो बिजनेस ऑपरेशंस के थ्रू द प्रॉफिट विच इज अर्न्ड ड्यू टू बिजनेस ऑपरेशंस। जैसे कि आपका क्या हुआ, आपने सेल्स लिया, उसमें से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, फास्ट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर लेती हूँ। आपको किसी भी टेस्ट में, किसी भी एग्जाम में ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी। ये क्लेम बिल्कुल मत करना कि आपने भी तो शॉर्ट फॉर्म्स लिखे थे। ठीक है। इसमें से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर माइनस किए तो हमें मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बात आती है कि आखिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी हमारे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो, एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द सिंगल एक्सपेंस विच इज ऑपरेटिंग बट नॉन कैश। ये सब हमारे बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको हम कैश में पेमेंट करते हैं, बट डेप्रिसिएशन कभी भी कैश में पे नहीं होता। ठीक है, तो ये करके हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाता है। फिर हम इसमें से लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हम इसमें ऐड करते हैं अदर इनकम। ये लेस किया, ये ऐड किया, तो हमें मिल गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसके आगे भी सीक्वेंस होती है, अभी आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है। अब बात यह है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। इनकी लिस्ट हमारी स्पेसिफिक है। इसके अलावा जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, किसी भी तरह की फाइनेंस कॉस्ट हो गई, किसी भी तरह का इंटेंजिबल एसेट एमोर्टाइज्ड हो गया। याद है हमने कहा था कि जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स एमोर्टाइज्ड होते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का जो फिक्टिशियस एसेट्स है वो रिटर्न ऑफ हो गए। ये सब हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं। फाइनेंस कॉस्ट में आता है किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेड। आपने लोन लिया है, बैंक से लिया है, किसी पर्सन से लिया है, कुछ भी लिया है, उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये सब हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अदर इनकम वही है जो आपने अभी तक पढ़ी थी, जैसे कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, रेंट, डिस्काउंट,
इंटरेस्ट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ असेट, कमीशन रिसीव्ड, ये सब बहुत सारे जितने भी हमारी सेल्स के अलावा बाकी जितनी भी इनकम है वो सारी हमारी यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा नेट प्रॉफिट है 1 लाख, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, डोनेशन 2000, रेंट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। हमें रिवर्स में जाना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। रिवर्स में जाने में अगर कंफ्यूजन होती है तो तुम सिंपल ऐसे देखो कि जो तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से हमें क्या क्या माइनस करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से गेन ऑन सेल क्या करते हैं, ऐड करते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन ऐड करेंगे। अगर हम रिवर्स ना जाके सीधा सीधा आएंगे तो अदर इनकम हो गई ना। ठीक है, फिर डोनेशन ऐड करेंगे, रेंट रिसीव्ड, ऐड करेंगे। अब हमें डोनेशन के लिए ये नहीं बोला कि डोनेशन हमने दी है या डोनेशन हमें मिली है, तो हम ये मान के चलेंगे कि डोनेशन हमने दी है। कभी भी ये मत मानना कि डोनेशन हमें मिली है, क्योंकि हमें ये कहीं मेंशन नहीं है कि हम एक एनजीओ वाली ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि डोनेशन मिलती किसको है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और उनकी अकाउंटिंग बिल्कुल डिफरेंट है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो अभी हम डोनेशन दे रहे हैं, तो डोनेशन भी हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। यहीं पे लिख सकते हो तुम डोनेशंस, किसी भी तरह की चैरिटी। ठीक है, डोनेशन माइनस करेंगे, रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो अगर रिवर्स करने में कंफ्यूजन हो तो सीधा सीधा तो याद रहेगा ना कि प्रॉफिट में से ये आइटम माइनस करनी है और ये ऐड करनी है। तो बस अब हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये तो हमें निकालना ही है। गेन ऑन सेल कितना है, 15,000, डोनेशन हाँ प्लस 15,000, डोनेशन 2,000 माइनस, और रेंट रिसीव्ड 10,000 प्लस, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 माइनस, नेट प्रॉफिट इज 1 लाख। तो हम निकाल सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया। $1 लाख माइनस, इसको कर लो 15 एंड 25 में से 22 माइनस हो गए, कितना आया 3,000। तो यानी कि ₹97,000। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका इतना कमांड हो गया तो आप रिवर्स में लेके चल सकते हो, लेकिन अगर लगता है कि नहीं रिवर्स करने से हमें कंफ्यूजन होगी तो आप नॉर्मली रखो, जैसे डायरेक्ट करते हो वैसे ही करो। इसमें क्या दिक्कत है, इक्वेशन को इधर से उधर लेके जाना तो पता ही है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में साइन चेंज हो जाते हैं, वो कर लो बाद में। ठीक है, चलो करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है न्यू बुक का 14 और ओल्ड बुक का है 15। From the following balance sheet given below, calculate, हमें फिक्स्ड एसेट्स निकालने हैं, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इस बैलेंस शीट को देखोगे अगर आप तो स्टॉक इन हैंड, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि इसमें करंट एसेट्स पहले दिए हुए हैं और फिक्स एसेट्स बाद में दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि लिक्विडिटी ऑर्डर में है। ये बैलेंस शीट जो आपको गिवन है दिस इज इन लिक्विडिटी ऑर्डर, क्योंकि आपको लिक्विड एसेट्स पहले यानी कि जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं इजीली वो पहले दिए हुए हैं और फिक्स एसेट्स बाद में दिए हुए हैं। अगर ये रिवर्स होती, मतलब फिक्स एसेट्स पहले लिखे होते, तो हम कहते हैं ये परमानेंस के ऑर्डर में है, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस है ये।
तो समझ रहे हो, बैलेंस शीट इन ऑर्डर टू परमानेंस एंड बैलेंस शीट इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी में क्या डिफरेंस है? ठीक है, लिक्विडिटी में मतलब जो कैश में जितना जल्दी कन्वर्ट हो सकता है उस आइटम को पहले लिखना है। परमानेंस का मतलब जो आइटम जितनी परमानेंट है उसको पहले लिखना है। डिफरेंस क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में हम लिखेंगे गुडविल, तरीका क्या रहेगा कि आप जो आइटम ऊपर लिख रहे हो उसकी वैल्यू साथ साथ नीचे लिख लो। वैसे तो गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है, लेकिन हम बैलेंस शीट में उसको फिक्स एसेट्स की हेडिंग में ही काउंट करते हैं। ठीक है, लैंड कितनी है? 20, प्लांट कितना है? 32, और फर्नीचर कितना है? कितना हो गया फिक्स एसेट्स? 40 एंड 40 80,000 हो गया फिक्स एसेट्स 80,000। सेकेंड नंबर पे हमें निकालना है करंट एसेट्स, स्टॉक 48,000, डेटर्स 36, प्रीपेड एक्सपेंसेस 400। कितना हो गया ये टोटल? 48, 78, 80, 4,400। थर्ड नंबर पे आ गई करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर्स 42, एक्सपेंसेस एक्रूड, एक्सपेंसेस एक्रूड मतलब एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 3,200, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,800, बस इतना ही आएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000। तो ये कितना आ गया? 51,000। पक्का ना, भरोसा कर लूं? 51,000। अब हमसे बोला फोर्थ नंबर पे वर्किंग कैपिटल। हाउ विल यू डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज 84,400 माइनस 51,000। कितना आ गया? दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से ये देखो, इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बहुत कम आएगा, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन ये चैप्टर तुम्हारे को अगर बहुत अच्छे से स्ट्रांग है, तुम्हें पूरा क्लासिफिकेशन करना आता है कि कौन से आइटम ट्रेडिंग में आएगी, कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, कौन से बैलेंस शीट में आएगी, तो आपके लिए इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है एडजस्टमेंट्स वाला वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें से पूरा 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म्ड आता है। ठीक है, चलो, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications.